2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने इजिप्टोमेनिया की टर्म कॉइन की, जो एंशिएंट इजिप्ट के प्रति लोगों के ऑब्सेशन को रेफर करती है। ये ऑब्सेशन समझने लायक है क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो 3000 सालों से ज्यादा तक चली और दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली सिविलाइजेशंस में से एक बनी। एंशिएंट इजिप्ट का आमतौर पर 3150 बीसी से शुरू होने और 30 बीसी में क्लियोपैट्रा की डेथ और रोमन इजिप्ट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खत्म होने का माना जाता है। इसकी इम्प्रेसिव एग्जिस्टेंस के दौरान इजिप्ट ने हर फील्ड में कई इन्वेंशंस और इनोवेशंस देखी, लेकिन ये सिर्फ मैन मेड वंडर्स नहीं थे। उस वक्त पृथ्वी भी अलग थी। नेचर आज के मुकाबले में ज्यादा प्रिस्टीन और वाइल्ड था। एक्चुअली जब ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट बन रहे थे तब वोली मैमथ्स अभी भी धरती पर घूम रहे थे, या कम से कम उसके छोटे से हिस्से पर। इसके अलावा लगभग हर देश आज से अलग था और इजिप्ट भी उनमें से एक था, क्योंकि ये ठंडा और वेटर था, खासकर एंशिएंट इजिप्ट के अर्ली डेज के दौरान। इजिप्शियंस ने अपनी सिविलाइजेशन को मोस्टली नाइल रिवर के अलोंग बिल्ड किया, जो उस समय ज्यादा लश और वाइड थी, पार्टली ह्यूमन इंटरफेरेंस की कमी के कारण। इसका रिजल्ट ये था कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने नेचर की वाइड रेंज एंजॉय की और कभी कभी नफरत भी की, जो आज के जमाने में उन लैंड्स में नहीं देखा जाता। इसमें ऐसे जानवर भी शामिल हैं जो आज इजिप्ट में नहीं मिलते लेकिन अभी भी जिंदा हैं, और कुछ ऐसे जो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। और एक ऐसा जानवर जो आज के जमाने में वाइल्ड में नहीं मिलता, वो है बारबरी लायन। आपने शायद इस शक्तिशाली फीलाइन के बारे में सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं जानते कि इसे कभी कभी इजिप्शियन लायन भी कहा जाता है, क्योंकि एक वक्त था जब ये इजिप्ट में काफी वाइड स्प्रेड था। डेजर्ट्स, माउंटेनियस एरियाज और नाइल के बॉर्डर के स्टेप में रहता था। बारबरी लायंस बड़े मॉन्स्टर्स थे जो सर से पूंछ तक 8 फीट या 2.4 मीटर्स तक के होते थे, और 19वीं सदी के हंटर्स ने इसे सबसे बड़े लायन के रूप में डिस्क्राइब किया, जहां वाइल्ड मेल्स अक्सर 660 पाउंड या 300 किलो तक वजन रखते थे, जो एक्सटेंट लायन से लगभग 15% ज्यादा भारी था। अपने मैसिव साइज के बावजूद ये लायन टेक्निकली एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज या सब स्पीशीज नहीं था, बल्कि पैंथेरा लियो यानी नॉर्दर्न लायन की एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन थी, और इसका एंशिएंट इजिप्शियंस के साथ काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था। पहले क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास नहीं रहते थे, आम लोग इस लाइन से कम ही मिलते थे, जिस वजह से एक मिस्टिकल बिलीफ थी कि ये किंगडम को आउटसाइडर्स से बचाते थे। लेकिन कभी कभी इनकाउंटर्स होते थे, खासकर फार्मर्स या कैटल पर अटैक्स के थ्रू, लेकिन ये इंस्टेंसेस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे कि एक मेजर थ्रेट समझा जाए, और इसलिए ज्यादातर लोगों ने इन लायंस को नहीं देखा था। लेकिन उन्हें ये पता था कि ये लैंड्स के सबसे फियर्स प्रेडेटर्स थे, जो अपने से काफी बड़े जानवर जैसे बफलो, वाइल्ड बोर और कभी कभी एलिफेंट्स को भी शिकार कर सकते थे। रेगुलर सिटीजन्स की तुलना में हाई सोसाइटी का बारबरी लायंस के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप था। इसे रिलीजन, आर्ट और राइटिंग्स में इंक्लूड किया जाता था। रॉयल्स का स्पेसिफिकली इन लायंस से काफी टकराव होता था, और वो अपने रूल में इनकी पावर और प्राउस को एमुलेट करने की कोशिश करते थे। उनकी कोएग्जिस्टेंस के दौरान फेरोस के लिए बारबरी लायंस को पेट रखना या थ्रोन और चैरियट को गार्ड करने के लिए ट्रेन करना आम बात थी। कभी कभी इन्हें इनके साथ बरी भी किया जाता था, जैसे टूटनखामन की वेटनर्स के टूम में एक फुली ग्रोन मेल मिला। एक और केस में 5 ममिफाइड लायन कप्स को रिचुअल ममिफिकेशन का पार्ट बनाया गया, जो ये प्रूव करता है कि कभी कभी रिवेर्ड होना आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होता। और ये और ज्यादा क्लियर होता है बारबरी लायंस की हंटिंग में, क्योंकि मल्टीपल फेरोज ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए इन्हें शिकार किया, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल एमेनहोटेप III है, जिसने 10 सालों में 102 लायंस को मारा। लेकिन फनी बात यह है कि उसने बैटल्स में सिर्फ एक बार हिस्सा लिया। इवेंचुअली बढ़ती एरिडिटी, डिजर्टिफिकेशन और हंटिंग की वजह से बारबरी यानी इजिप्शियन लायन उन लैंड से गायब हो गया, और ये मेजेस्टिक फीलाइन एंशिएंट इजिप्ट में खत्म हो गया।
एक और एक्सटिंक्ट एनिमल जो इनलैंड्स में रहता था और आम लोगों के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में था, वो था ओरॉक, जिसे साइंटिफिकली बॉस प्राइमीजीनियस के नाम से जाना जाता है। ये एक कैटल स्पीशीज थी जिसे अक्सर काउस का वाइल्ड एंसेस्टर कहा जाता है, लेकिन डोमेस्टिक काउस की तुलना में ओरॉक्स बड़े जायंट्स थे जो 3/4 टन से लेकर 1.5 टन से ज्यादा तक वजन रखते थे। इसलिए ये काउस की तुलना में बाइसन के ज्यादा कंपेरेबल थे। और ये सिर्फ बड़े नहीं थे, क्योंकि इनके प्रोपोर्शंस भी लिविंग बोविड से अलग थे, जहां उनकी लेग्स लंबी और स्लेंडर थीं, जबकि उनके नेक्स और टॉर्सोस ज्यादा स्टॉकी और मस्कुलर थे। उनके हॉर्न्स भी डोमेस्टिकेटेड कैटल के मुकाबले में काफी बड़े थे। ये सब मिलकर एक मीन काउ का इमेज बनाता है, और ये बिल्कुल वैसे ही था, अपनी मेनेसिंग अपीयरेंस के साथ मैच करती हुई एक मीन पर्सनालिटी के साथ। ओरॉक्स मॉडर्न काउ से कम डॉसल थे और मेटिंग सीजन्स के दौरान रेगुलरली एक दूसरे को मारते थे। इनकी वायलेंस की कैपेबिलिटी शायद इस वजह से थी कि ये दूसरे बोविड से कम सोशल थे, जहां हर्ड्स छोटे और सीजनल होते थे। लेकिन जरूरी नहीं कि एंशिएंट इजिप्शियंस को ओरॉक्स से डर लगता था, क्योंकि सोसाइटी में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था और अक्सर हंटिंग के थ्रू मीट प्रोवाइड करते थे। इनकी हंटिंग इकोनॉमी को भी मदद करती थी, क्योंकि मीट और बोन्स मार्केट्स में बेचे जा सकते थे। इसके अलावा कुछ एविडेंस है कि ओरॉक्स छोटे ग्रुप्स में रखे जाते थे, जिन पर रिसोर्सेज के लिए रिलाई किया जा सकता था। लेकिन इनके यूजेज के बावजूद लोगों को इनकी टेम्पर्ड पर्सनालिटी का पता था, जिस वजह से एंशिएंट इजिप्ट में ओरॉक्स को पावर और प्राउस का सिंबल माना जाता था। दुख की बात यह है कि इसकी पावर उसको लॉन्ग रन में नहीं बचा सकी, और अब ये वर्ल्ड में विलुप्त हो चुका है। हाँ, ओरॉक्स ने अपने एंशिएंट इजिप्शियन एक्वेंटेंसेस को आउटलास्ट किया, जहां रिमेन्स रोमन इजिप्ट से मिलते हैं, लेकिन ये वहीं तक लिमिटेड रहा। और मेन बिलीफ ये है कि हैबिटेट लॉस और ह्यूमन हंटिंग ने इसको एक्सटिंक्ट कर दिया। ये इजिप्ट में नेटिव ओरॉक्स के एंड का सिग्नल था, लेकिन दूसरे सब स्पीशीज सर्वाइव कर गए, जहां एक ग्रुप 1627 तक पोलैंड के याक्टोरो फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता रहा, लेकिन वहां भी ये अल्टीमेटली विलुप्त हो गया। अब ये सच है कि एक सुपर साइज्ड काऊ का इंटरेस्टिंग होना अपनी जगह है, लेकिन ये अगला क्रीचर शायद उतना ही मिस्टिकल है, बेनु हेरन। जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है, ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी जो अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइज की वजह से दूसरे हेरन से काफी डिस्टिंक्ट थी। फॉसिल्स और इजिप्शियन आर्ट दिखाते हैं कि एडल्ट बेनु हेरन्स आमतौर पे इंसान से लंबी होती थी, जो लगभग 6.6 फीट यानी 2 मीटर्स की हाइट तक पहुंच जाती थी, जो लेट कोबी ब्रायंट के स्टैचर के बराबर है। अगर ये आज जिंदा होती तो बेनु हेरन दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइंग बर्ड होती, जो करंट चैंपियन सैरस क्रेन को डिथ्रोन कर देता। लेकिन ये एक्सटिंक्ट हेरन सिर्फ वर्टिकल रीच में ही गिफ्टेड नहीं थी, बल्कि बेनु हेरन्स का विंग स्पैन भी क्रेजी था, जो 2.7 मीटर्स या 8.9 फीट तक मेजर करता था, जो ऑस्ट्रिच के विंग स्पैन से 34% बड़ा है, जो अर्थ की करंट हेवीएस्ट बर्ड है। पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये हेरन नाइल रिवर के वेटलैंड एरियाज में रहती थी और अपने साइज की वजह से मिक्स ऑफ फिश, टर्टल्स, एम्फीबियंस, स्मॉल मैमल्स, स्नेक्स और बेबी शार्क्स का भोजन करती थी। इसके स्टैचर का एंशिएंट इजिप्शियंस पर भी प्रोफाउंड इम्पैक्ट था, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि बेनु एंशिएंट इजिप्शियन डेटी जो सन, क्रिएशन और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करती है, इस ग्रेट हेरन से इंस्पायर्ड थी, और इसीलिए ये शायद काफी वर्शिप की गई, खासकर हेलियोपोलिस में, एक एंशिएंट सिटी जो बेनु का कल्ट सेंटर थी। इसके अलावा कई इजिप्शियन एनिमल्स की तरह ग्रेट हेरन को ममीज के साथ बरी किया जाता था, खास तौर पर डिसीज्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। दुख की बात यह है कि सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस के बियॉन्ड बेनु हेरन्स और ह्यूमंस के इंटरैक्शंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबल है कि इनका शिकार भी होता था, क्योंकि ओवर हंटिंग का रोल इनकी एक्सटिंक्शन में माना जाता है। साथ ही वेटलैंड डिग्रेडेशन ने भी रोल प्ले किया होगा, और 1800 BC तक ये फॉसिल ब्रैकेट से गायब हो गई थी। और बेनु हेरन अकेली इजिप्शियन बर्ड नहीं थी जो इरेडिकेट हो गई थी।
बल्कि एक और बर्ड जो इसके साथ रहती थी वो थी एल्यूसिव मीडियम गूस। ध्यान रहे, इसे मीडियम गूस से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ऐसी कोई बर्ड एग्जिस्ट नहीं करती। ये छोटा सा क्रीचर हर मामले में एक नॉर्मल गूस थी, जिसकी डाइट और हैबिटेट्स काफी सिमिलर थी। लेकिन जो चीज मीडियम गूस को अलग बनाती थी वो था उसका कलर, क्योंकि इसमें यूनिक कलर पैटर्न्स होते थे जो कहीं और नहीं मिलते थे। लेकिन जो मीडियम गूस को वाकई रिमार्केबल बनाता है वो ये है कि ये दुनिया का पहला और अकेला ऐसा जानवर है जो सिर्फ आर्ट के जरिए डिस्कवर हुआ है, और अब तक इसकी कोई बोन्स भी नहीं मिली हैं। ये मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट इतनी खास है कि इस आर्टवर्क को इजिप्ट की मोनालिसा का नाम दिया गया है। ये 4600 साल पुरानी पेंटिंग मीडियम गूस को क्लैपनेट से ट्रैप होते हुए दिखाती है, जहां से इन्हें एक रॉयल सब्जेक्ट को ऑफरिंग के तौर पर दिया जा रहा है। ये सजेस्ट करता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस शायद इनका शिकार करते थे और गूस को ऑफरिंग्स के लिए यूज करते थे। कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये शायद रेड ब्रेस्टेड गूस का एक आर्टिस्टिक रेंडिशन है, लेकिन आर्टवर्क के पैटर्न्स एग्जैक्ट मैच नहीं करते और बाकी डिस्प्लेड एनिमल्स की एक्यूरेसी के हिसाब से ये थोड़ी अलग है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये शायद एक यूनिक स्पीशीज थी। समझ आता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये पेंटिंग ही है, इसलिए मीडियम गूस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन इसकी डिस्कवरी का मेथड वाकई काफी निफ्टी है। एंशिएंट इजिप्शियंस के बीच हर एक्सटिंक्ट एनिमल को कुछ हद तक एडमायर किया जाता था, लेकिन एक ऐसा भी था जो इतना अप्रिशिएटेड नहीं था, और वो था नॉर्थ अफ्रीकन एलिफेंट। ये ट्रंक्ड मैमल अफ्रीकन बुश एलिफेंट की एक सब स्पीशीज था, जो दूसरी सब स्पीशीज से काफी छोटा होता था। जहां पूरी तरह से मैच्योर्ड एडल्ट्स ज्यादातर अफ्रीकन एलिफेंट्स के मुकाबले में एशियन एलिफेंट्स से ज्यादा कंपेरेबल थे। हालांकि अपने फैमिली मेंबर्स की तरह इनके भी प्रोपोर्शनली लार्ज ईयर्स और कॉनकेव बैक्स होती थीं, जो इन्हें एक डिस्टिंक्ट अपीयरेंस देती थीं। एंशिएंट इजिप्ट के शुरुआती दिनों में ये पूरे किंगडम में पाए जाते थे। ग्रासलैंड्स, सवानास, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, स्वाम्प्स और हाईलैंड्स में। ऐसी डाइवर्स हैबिटेट्स की लिस्ट सुनने में इंप्रेसिव लगती है, लेकिन नॉर्थ अफ्रीकन एलिफेंट्स कभी भी एंशिएंट इजिप्ट में खास आम नहीं थे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही पॉपुलेशन लॉस का सामना किया था, जो आखिरकार इनके वहां ज्यादा देर तक ना टिकने का सबब बना, और 2900 BC तक ये पूरी तरह से उस एरिया से गायब हो गए थे, जो आज के टाइम में प्रेजेंट डे इजिप्ट बनता है। इनकी एक्सटिंक्शन को इंसानों ने और ज्यादा बिगाड़ दिया, जो इनके साथ रहते हुए भी इन्हें बहुत नफरत करते थे, क्योंकि ये रेगुलरली क्रॉप्स को कंज्यूम करते थे। और हालांकि ये खास जायंट नहीं थे, लेकिन एडल्ट्स फिर भी आम मैमल से बड़े थे, और हर्ड्स जब सिर्फ मूव करते थे तब छोटे स्ट्रक्चर्स और एग्रीकल्चर को अनइंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर देते थे। इन चीजों ने एंशिएंट इजिप्शियंस को फोर्सफुली एलिफेंट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालने या फिर सीधा मार देने पर मजबूर कर दिया। इनके प्रेशियस टस्क्स भी इनके लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि इजिप्शियंस आइवरी को कार्विंग्स के लिए प्राइज करते थे, जो और ज्यादा किलिंग्स का सबब बना। और कुछ लूज समवॉट स्पेकुलेटिव एविडेंस ये भी है कि कभी कभी इन्हें ट्रेनिंग कैंप्स में रखा जाता था, जो इनके नंबर्स के लिए ठीक नहीं था। इजिप्ट से इनके इरेडिकेट होने के बाद भी ये बेचारे एलिफेंट्स वहां परेशान रहे जहां ये बचे थे, जैसे इरिट्रिया, जहां इन्हें फेरोज ने हंटिंग एग्जीबिशंस के दौरान मारा, और एक हंट में 120 से ज्यादा एलिफेंट्स मर गए। इन्हें साइमल्टेनियसली पेट्स के तौर पर यूज किया गया, जूज में रखा गया और जंगों में भेजा गया। हाँ, नॉर्थ अफ्रीकन एलिफेंट को जंग में यूज किया गया, खासकर एक डायनेस्टी ने उन्हें बैटल के लिए एक्सटेंसिवली यूज किया। नेचुरली वॉर में यूज होने से इनके ऑलरेडी हैम्पर्ड नंबर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर आया 4 AD, जब रोमन्स ने इन्हें गेम्स और सर्कस में यूज के लिए रखा, जो इनके फाइनल डिमाइस का सबब बना। हिपोज, जो एंशिएंट इजिप्ट में बसते थे, उन्हें भी अपने इंसानी साथियों से रफ ट्रीटमेंट मिली, लेकिन उनके लिए खुशकिस्मती ये थी कि इजिप्ट में रहने वाली पॉपुलेशन वही सब स्पीशीज थी जो आज भी पूरे अफ्रीका में देखी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इजिप्ट में लोकली एक्सटिंक्ट हुए हैं।
और नॉर्थ अफ्रीकन एलिफेंट्स की तरह ये जायंट और कभी कभी केओटिक क्रीचर्स क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने का मजा लेते थे, जो इंसानों को गुस्सा दिलाता था। लेकिन इन्होंने इससे एक कदम आगे बढ़कर बोट्स पर भी अटैक किया, लोगों को मारा, लाइफ स्टॉक को मार डाला और आम तौर पर हैवक कॉज किया। ये इतना बड़ा मसला था कि फेरोज भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, कभी कभी अपनी मर्जी के खिलाफ, जैसे कि नार्मर के केस में देखा गया, जो इजिप्ट का पहला फेरो था। अपनी हुकूमत के 62वें साल में एक मेल हिप्पो ने उसे उठाया और मार डाला। ये बात साफ है कि हिप्पोज और इंसान एंशिएंट इजिप्ट में अच्छे दोस्त नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिप्पोज पर टारगेटेड अटैक्स होने लगे। क्रॉप्स का डेसोलेशन इतना बुरा था कि नार्मर के बाद आने वाले अर्ली फेरोज ने हिप्पोज की एक्सटर्मिनेशन पर बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए और उन्हें मार्शेस से भगा दिया, जो उन्होंने सफल तौर पर कर भी दिया। जो हिप्पोज बचे उन्होंने सिविलाइजेशन से दूर अपर इजिप्ट में रिफ्यूज ले लिया, लेकिन फिर भी उन पर टारगेट किया जाता रहा और बाद में आने वाले फेरोज ने उन्हें रूटीन तौर पर रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज में हंट किया। लेकिन चमत्कारी तौर पर एंशिएंट इजिप्शियंस की सारी कोशिशों के बावजूद, जो उनकी सिविलाइजेशन के अंत तक जारी रहीं, हिप्पोज ने उन्हें और इस लिस्ट के हर दूसरे जानवर को मात दे दी और उनकी हर्ड्स ने 1800 के दशक तक इजिप्ट में सरवाइव किया। ये बिल्कुल साफ बात है कि इजिप्ट में आज के मुकाबले में उस वक्त बहुत ज्यादा नेचर था और इस लिस्ट में वो तमाम लोकली एक्सटिंक्ट जानवर शामिल नहीं हैं जिनके बारे में मैं मेंशन नहीं कर सका, जैसे कि जिराफ्स, स्पॉटेड हाइनास, एडैक्स और बबून्स और दूसरे भी कई जानवर जिन सब ने मिलकर एंशिएंट इजिप्ट को एक दिलचस्प जगह बनाया था। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।